माई स्टेट इज बर्निंग। जरा सोचिए, देश के लिए दर्जनों मेडल लाने वाली मैरी कॉम ने कितना कुछ देखा होगा जो उन्हें यह स्टेटमेंट देने पर मजबूर होना पड़ा। स्क्रीन पर आने वाली तस्वीरों को देखकर आपको यह लग रहा होगा कि ये कश्मीर या अफगानिस्तान जैसे किसी इलाके में रिकॉर्ड की गई वीडियोस हैं। पर दोस्तों, ये वीडियोस और कहीं की नहीं बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत और शांतिप्रिय राज्यों में से एक मणिपुर की है। 5 मई 2023 के दिन भारत की केंद्र सरकार ने मणिपुर में आर्टिकल 155 इम्पोज किया। संविधान में मौजूद इस आर्टिकल के हिसाब से अगर किसी राज्य के अंदर आंतरिक हिंसा, बाहरी आक्रमण या आपसी तनाव के एक्सट्रीम केसेस में अगर उस राज्य की सरकार और वहां का सुरक्षा बल उस भयानक सिचुएशन से डील करने में असफल हो जाता है तो केंद्र सरकार के पास आर्टिकल 355 इम्पोज करके उस राज्य की कमान अपने हाथों में लेने की ताकत होती है। इस आर्टिकल को इम्पोज करते ही उस राज्य के अंदर पार्शियल या कंप्लीट प्रेसिडेंट रूल लागू होने के साथ साथ केंद्र सरकार के पास उस राज्य के अंदर मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को अपनी जरूरत और मर्जी के हिसाब से डिप्लॉय करने का अधिकार मिल जाता है। जनरली हम देखते हैं कि राजनेता और पार्टियां वोट लेने के लिए कभी अपनी नाकामयाबी को इस तरह सामने नहीं स्वीकारती, लेकिन मणिपुर में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि भारत के 76 सालों के इतिहास में पहली बार किसी केंद्र सरकार ने उसी राज्य में आर्टिकल 355 इम्पोज किया है जिस राज्य में उसी पॉलिटिकल पार्टी का रूलिंग टर्म चल रहा हो। मगर क्यों? आखिर मणिपुर में हालात इतने क्यों बिगड़ चुके हैं कि उस राज्य के खुद के लोग अपने इलाके में आतंकवादियों की तरह हिंसा फैलाने पर उतारू हो गए हैं? मैं हूं सैम और आज के इस वीडियो में हम मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट्स के पूरे मामले को सबसे आसान भाषा में डिटेल में जानने वाले हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा को समझने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर की ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझना होगा। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो मणिपुर को 2 हिस्सों में देखा जा सकता है। एक हिस्सा वैली का जो स्टेट के सेंटर में राजधानी इंफाल के आसपास मौजूद है, और अगर उस एरिया को हटा दिया जाए तो बाकी बची करीब 80% जमीन पहाड़ी इलाके में गिनी जाती है। अब पूरे वीडियो में इस पॉइंट का ध्यान रखना क्योंकि पूरा विवाद घाटी और पहाड़ी इलाके का ही है। इसी में अगर मणिपुर की पॉपुलेशन को देखा जाए तो इस राज्य में करीब 53% लोग मीतेई समाज के हैं और 42% लोग कुकी और नागा ट्राइब के। रही बात बचे 8% लोगों की तो वो मुस्लिम समुदाय के कहे जाते हैं। पॉपुलेशन पर गौर करने पर आप देखेंगे कि वैसे तो मणिपुर में मेजोरिटी मीती कम्युनिटी के ही पास है, पर दिक्कत यह है कि इस 53% जनसंख्या के ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन लगी है कि ये घाटी के इलाकों से बाहर पहाड़ी इलाकों में रहने नहीं जा सकती, जिसका कारण है ट्राइबल लैंड राइट्स। अब ये ट्राइबल लैंड राइट्स क्या है? ट्राइबल लैंड राइट्स के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक एरिया जैसे कि स्पेसिफिक जंगल और पहाड़ी इलाके सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों द्वारा ही हाउस होल्ड और कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अधिकार की वजह से जो लोग सेंटर की लिस्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आते हैं वो तो अपनी इच्छा अनुसार घाटी या पहाड़ी इलाकों में से कहीं पर भी रह सकते हैं, पर जो समुदाय इस लिस्ट का हिस्सा नहीं वो ना तो उन स्पेशल एरियाज में जाकर जमीन खरीद सकते हैं, ना तो वहां पर घर बसा सकता है और ना ही इतनी फ्रीडम के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज को अंजाम दे सकता है। ये राइट्स बेसिकली आदिवासियों की मदद के लिए लाया गया था ताकि शहरी इलाकों के लोग आदिवासियों के इलाकों में जाकर उनके रोजगार या रहन सहन में दखल अंदाजी ना कर सके। पर आज 2023 में बहुत कुछ बदल चुका है। वैली का एरिया जो मणिपुर का करीब 20% हिस्सा ही कवर करता है, उसके अंदर करीब 60% नॉन ट्राइबल और गिने चुने ट्राइबल्स अपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के तहत रहते हैं, लेकिन जो मणिपुर का बाकी बचा 80% हिस्सा है वहां सिर्फ 40% के आसपास मौजूद ट्राइबल जनजाति ही रहा करती है। इस डेटा को सुनने के बाद आप साफ समझ सकते हैं कि इससे मणिपुर में घाटी के आसपास के हिस्सों का संतुलन कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, और यह उन कई कारणों में से एक है जिस वजह से 19 अप्रैल 2023 के दिन मणिपुर हाई कोर्ट ने 8 लोगों का पिटीशन सुनते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वो 4 हफ्तों के अंदर यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को मितेई कम्युनिटी के शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किए जाने की अर्जी दायर करें। एबीपी के इस आर्टिकल में मितेई की डिमांड को हाईलाइट करते हुए यह स्टेट किया गया कि मितेईज इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेट की डिमांड कर रहे हैं ताकि वो अपनी एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी को बाहरी इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट कर सके। अगर आप मणिपुर के मैप को गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझेंगे कि मणिपुर का बॉर्डर डायरेक्टली म्यांमार को टच करता है। बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं कि म्यांमार से अवैध रूप से आने वाले प्रवासी पहले मणिपुर एंटर करते हैं, और चूंकि मितेईस के एरियाज एसटी स्टेटस से प्रोटेक्टेड नहीं है इसलिए वो सभी लोग अवैध रूप से आकर उन्हीं के हिस्सों में बस जाते हैं, जिससे उनका कल्चर आज खतरे में आ चुका है। हमारी जबान में आपको प्रोपेगेंडा लगेगा
पर बिना किसी भी धर्म को हेट किए। 2017 में मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बायरन सिंह ने खुद असेंबली में जाकर इस बात का जिक्र किया था कि म्यांमार से भगाए गए रोहिंग्या मुसलमान मणिपुर में आकर अवैध रूप से बसने लगे, जिससे मितेइस को जो एरिया पहले से ही कम पड़ रहा था उसका एक्विजिशन और बढ़ गया है। अब अगर आपके घर में आकर कोई आपकी जगह लेने लगे तो खून नहीं खोलेगा। हालांकि इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से केसेस हैं जिससे मितेइस की इस डिमांड को लेकर हाई कोर्ट का एक्शन में आना समझ आता है, लेकिन न्यायालय तो क्या पूरे देश में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह जरा सा निर्देश एक राज्य को आग लगाने का काम करने वाला है। पहला हमला कुकी, नागा या मितेइस में से किसने किया? ऑफिशियली इसका कोई क्रेडिबल जवाब नहीं, पर आग किसी के द्वारा भी क्यों ना भड़काई गई हो, फैल चारों तरफ चुकी है और वो भी इतनी ज्यादा कि आज यानी 11 मई 2023 तक 60 लोग जान से मारे जा चुके हैं, करीब 231 बुरी तरह से घायल हैं और 1700 से भी ज्यादा घरों और रिलीजियस प्लेसेस को जलाकर तहस नहस कर दिया गया है। आज की डेट में करीब 30,000 लोग अपने घर छोड़कर आज अपने ही राज्य के अंदर रिलीफ कैंप्स में जाने को मजबूर हैं। लेट मिनथैंग होकिप, एक ऐसे आईआरएस ऑफिसर जो अपने देश की अर्थव्यवस्था के प्रति हमेशा आगे रहे, हिंसा करने वालों ने उनको भी जान से मार डाला। अगले सरकारी अफसर की घटना तो और आपको रुला देगी। चोंका होलेन होकिप, सीआरपीएफ के वो अफसर जो बेचारे ड्यूटी पर भी नहीं थे, उनके भी गांव में कुछ लोगों ने पुलिस के भेष में घुसकर हमला किया और उस ऑफ ड्यूटी जवान को भी गोली मार दी। वो जवान जिनकी वजह से आज हम चैन से सांस ले पा रहे हैं, उनको ऑफ ड्यूटी अगर एक टुच्चा उपद्रवी गोली मार रहा है तो सच में हर दोषी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। देश के इन दोनों ही शहीदों को हमारी पूरी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुई। अभी तक आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा होगा कि मितेइस बेचारे कितने इनसिक्योर हैं, पर हकीकत तो यह है कि कुकी और नागाज की इनसिक्योरिटी भी अनडिस्प्यूटेड नहीं है। इस साल फरवरी में राज्य सरकार द्वारा मणिपुर के जंगलों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों के घर सरकार के अंडर आने वाले रिजर्व फॉरेस्ट से हटवाए जिन पर रहना कानूनी रूप से इनलीगल माना जाता है। सरकार की तरफ से ये अतिक्रमण हटाने के लिए लिया गया एक जरूरी कदम था, मगर नागा और कुकी जनजातियों ने इसे उनके खिलाफ रची गई एक साजिश की तरह ट्रीट किया। हमने जितना पढ़ा सुना उस हिसाब से इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया के बाद से कुकी और नागा ट्राइब्स के अंदर यह मिसकंसेप्शन फैला दिया गया था कि सरकार उनकी जनजातियों को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मणिपुर की 60 सीट्स में से 40 मितेइस कम्युनिटी के लोगों की है, जिसका मतलब टेक्निकली पॉलिटिकल में भी मितेइस ही मेजोरिटी में है। कुछ इसी तरह एक के बाद एक धीरे धीरे ऐसे ही चीजें दोनों ट्राइब्स के बीच गलतफहमियां पैदा करती रही और जब 3 मई 2023 के दिन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला, तब उसी दिन आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों के बीच में कहासुनी हो गई, जो कुछ ही देर में भिड़ंत में बदल गई और कुछ ही घंटों बाद छोटी सी भिड़ंत राज्य को हिला देने वाली हिंसा में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लोगों ने हाईकोर्ट के एक छोटे से सुझाव को लेकर इतनी बड़ी हिंसा फैला दी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्रपति के अलावा और कोई भी किसी भी समाज को शेड्यूल ट्राइब के अंदर डालने का अधिकार नहीं रखता। पूरे प्रपोजल की बात की जाए तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार पहले उस निर्देश को केंद्र सरकार तक पहुंचाती है, पर फिर यह केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के ऊपर होता है कि वो उस परिवर्तन पर अमल करना चाहती है या नहीं। हाल ही में अमित शाह ने खुद यह बयान दिया था कि यह सिर्फ एक सुझाव था जिसे अभी पूरी कमेटी के साथ कंसिडरेशन में रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि इसमें किसी भी समुदाय द्वारा डरने या हिंसा फैलाने की जरूरत नहीं थी। मगर फिर भी आज मणिपुर में यह हालात पैदा हो चुके हैं कि हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सही क्या गलत क्या ये कोई नहीं जानता, और जितना हमने स्टडी किया उस हिसाब से कोई इस केस में किसी को सही या गलत ठहरा भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों दलों के पॉइंट्स अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं वैलिड है। मगर इतना तो तय है कि किसी भी समस्या का हल तब तो बिल्कुल नहीं हो सकता जब लोग एक दूसरे के घर और परिवार उजाड़ने पर उतारू हो जाएं, क्योंकि अगर आप चिंगारी दूसरे के घर पर लगाएंगे तो उसकी आग एक न एक दिन आपके घर को भी जरूर जलाएगी। वैसे आपके हिसाब से सरकार इस मुद्दे से स्मूथली कैसे डील कर सकती है? अपने सुझाव कमेंट में जरूर दीजिए। जय हिंद।